Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to revise chapter number 8 of class 11 geography, and the chapter's name is solar radiation, heat balance and temperature. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and also you can join our WhatsApp channel, and for that as well you can find the link in the description box. एंड अगर आपको इस चैप्टर की कोई भी चीज लाइन बाय लाइन समझनी है, कोई भी टॉपिक लाइन बाय लाइन समझना है, तो वो भी आप टॉपिक का नाम लिख के बाय इंटरनेट लर्निंग करके सर्च कर सकते हो, या फिर डिटेल्ड फुल चैप्टर जो रहता है वो देख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर. तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इस पूरे चैप्टर में हम सोलर रेडिएशन की बात करने वाले हैं. मतलब कि सूरज से जो हमें रेडिएशंस रिसीव होती हैं उसकी बात करेंगे. हीट बैलेंस की बात करेंगे कि जो हीट है अर्थ पे, जो हीट है उसका बैलेंस कैसे बना हुआ है, किस तरीके से अर्थ जो है, अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर है, अर्थ का सरफेस है, वो अर्थ को ना ही तो बहुत ज्यादा गर्म या ना ही तो बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है. एक बैलेंस बना हुआ है, एक इस तरीके का टेम्परेचर मेंटेन है जिसमें कि हम जी पा रहे हैं. और अगेन टेम्परेचर की बात करेंगे. भाई हीट बैलेंस की जब बात होगी तो सर्दी गर्मी और टेम्परेचर की बात होगी कि कितना टेम्परेचर है अर्थ का, तो टेम्परेचर की भी बात करेंगे. और ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस जगह पे किस तरीके का टेम्परेचर देखा जाता है, वो सारी चीजों की हम बात करेंगे. तो हमारे लिए बात करना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले देखो, लास्ट चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ के आए थे, जिसमें हमने समझा था कि किस तरीके से जो एयर है हमारे चारों तरफ वो बहुत ज्यादा जरूरी है. हम इस एयर को सांस के तरह लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, हमारे लिए जीने के लिए जरूरी है. इस एटमॉस्फेयर में वो सारी गैसेज है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं. अभी जो गैसेज हैं वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के साथ साथ इस टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करती हैं. सूरज से जो रोशनी आती है उसके साथ ये पूरा एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करता है, कुछ सोलर रेडिएशन को अपने पास रखता है, धरती तक पहुंचाता है, और कुछ सोलर रेडिएशंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर से टकरा के भाग जाती हैं, वापस चली जाती हैं. तो इस तरीके से जो पूरी एयर है, जो पूरा एटमॉस्फेयर है, कहीं ना कहीं उसी का पार्ट आप कह सकते हो, ये सोलर रेडिएशन है. तो इसीलिए हमें समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सोलर रेडिएशन की वजह से ही जो हमारे यहाँ लाइफ है वो पॉसिबल हो पा रही है. जैसे अगर कोई हीट बैलेंस ना होता तो या तो अर्थ पूरी तरीके से गर्म हो जाती या फिर पूरी तरीके से ठंडी हो जाती और हम लोग जी नहीं पाते. तो ओवरऑल इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. अब अर्थ की जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से रिसीव होती है? वो सन से रिसीव होती है. मतलब अर्थ पे जो हीट एंड लाइट आती है वो सन से आती है. अब अर्थ क्या करती है, वो जब ये सन रेज अर्थ के सरफेस तक आ जाती हैं तो उसके बाद अर्थ के सरफेस से टकरा के ये जो सन रेज है वो वापस चली जाती हैं. ये जो रेडिएशंस आई हैं वो वापस लौट जाती हैं. एज अ रिजल्ट द अर्थ इज नीदर वार्म्स अप नॉट डज इट गेट्स कूल डाउन. तो और इसीलिए क्या होता है कि अर्थ ना ही तो पूरे तरीके से ठंडी होती है, ना ही पूरे तरीके से गर्म होती है. मतलब कि एक लंबे समय के चलते अर्थ जो है वो धीरे धीरे गर्म भी होती रहती है, ठंडी भी होती रहती है, गर्म भी होती है, ठंडी भी होती रहती है. तो एक बैलेंस बना रहता है. अगर अर्थ जो है वो सारी सूरज की आने वाली किरणों को अपने पास रख लेती और उन्हें रेडिएट ना करती, तो फिर क्या होता, अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती. तो क्या हो रहा है कि अर्थ जो है रेडिएशंस को रिसीव तो कर रही है, बट उनको वापस से रिफ्लेक्ट बैक भी कर दे रही है, वापस से दे दे रही है उसको स्पेस में, सन के पास वापस उसको लौटा दे रही है. तो इसीलिए अर्थ जो है ना ही बहुत ज्यादा गर्म ना ही बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है. और क्या होता है कि अर्थ जो है वो देखो, वो एक तरीके से टिल्टेड है. अर्थ एक 23.5 डिग्री के मतलब एंगल से टिल्टेड है. तो इस पे क्या होता है कि अर्थ के टिल्टेशन के कारण अर्थ पे जो सूरज की रोशनी रिसीव होती है वो हर जगह सेम नहीं होती है. जो इक्वेटर वाले रीजन्स रहते हैं उन पे अर्थ की एनर्जी, मतलब अर्थ पे जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा रिसीव होती है, एंड जो पोलर रीजन्स है वहां पे सनलाइट कम रिसीव होती है. तो हो क्या रहा है कि अर्थ क्योंकि थोड़ी टिल्टेड है, इसकी वजह से अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डिफरेंट सनलाइट रिसीव करते हैं, और इस सनलाइट के डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं. जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा रिसीव होती है वहां पे लेस प्रेशर होता है, वहां पे प्रेशर जो है वो कम होता है. और जहां पे सन रेज जो है वो बहुत कम रिसीव होती हैं, जैसे कि पोलर रीजन्स, वहां पे हीट कम होती है, वहां पे ठंडी रहती है, और उसकी वजह से वहां पे हाई प्रेशर रहता है. तो प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और उसके बाद इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ विंड्स. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ
हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से फिर हीट ट्रांसफर होती है। मतलब ठंडे इलाके जो है वो गर्म वालों को ठंडा कर देते हैं, और जब गर्म इलाकों से गर्म हवाएं ठंडे इलाकों की तरफ जाएंगी तो वो ठंडे इलाके फिर गर्म होने लगेंगे। सो ये चैप्टर जो है वो इस पूरे प्रोसेस के बारे में ही बात करता है कि किस तरीके से ये हीटिंग एंड कूलिंग का पूरा प्रोसीजर चल रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में एंड अर्थ सरफेस पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोलर रेडिएशन। हमारे चैप्टर का नाम ही है सोलर रेडिएशन। तो ये सोलर रेडिएशन क्या है? तो सोलर रेडिएशन जो है इसका मतलब है सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, सन से जो भी हमें एनर्जी रिसीव होती है उसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को इंसोलेशन भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो इन तीनों शब्दों को मिला के इंसोलेशन जो है वो बना है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो इंसोलेशन का मतलब क्या हो गया? जहां पे भी लिखा होगा इंसोलेशन, उसका मतलब वो सूरज से आने वाली किरणों की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंसोलेशन है ये शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में आती है। मतलब कि आपको पता होगा कि जो रेज रहती हैं, जैसे लाइट होती है, लाइट वेव्स होती हैं या साउंड वेव्स होती हैं, ये वेव्स की फॉर्म में रहती हैं, इस तरीके से लहरों की फॉर्म में रहती हैं। और इनकी ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है, दो वेव्स के जो बीच का डिस्टेंस रहता है, उसे वेव लेंथ कहते हैं। तो सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, जो इंसोलेशन है, वो शॉर्ट वेव लेंथ की रहती हैं। अब उसके बाद अगर आप बात करो कि क्या जितनी भी सूरज से किरणें आती हैं वो सारी अर्थ पे रिसीव हो जाती हैं? नहीं। तो ये चीज तो हम लास्ट चैप्टर में भी देख के आए थे कि जो बहुत सारी गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये सन की कुछ रेज को वापस से रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो अर्थ का सरफेस तो रिफ्लेक्ट करता ही है, बट अर्थ के सरफेस से पहले जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी रेस को वापस लौटा देता है। सो अर्थ जो है वो सारी सन रेज को रिसीव नहीं करती है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो ऑन एन एवरेज अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से एनर्जी को रिसीव करता है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अगर हम देखें तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिस्से पर 1 मिनट में 1.94 कैलोरीज एनर्जी रिसीव होती है। तो मतलब सारी एनर्जी रिसीव नहीं होती, बस इतनी एनर्जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से पर मिनट के हिसाब से रिसीव होती है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। अब अगर सोलर आउटपुट की बात करें, मतलब ये जो सन से रिसीव होने वाली एनर्जी है, इंसोलेशन है, वो ऐसा नहीं है कि साल के हर टाइम पे सेम रहेगी। मतलब साल के अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंसोलेशन रिसीव होती है। और इसका रीजन क्या है कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग रहता है। साल के अलग अलग टाइम पे सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग रहता है, और इस वजह से जो इंसोलेशन है वो अलग होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि जब 4 जुलाई वाला टाइम होता है, जब 4 जुलाई होती है, तब अर्थ और सन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है। मतलब अर्थ जो है वो सन से सबसे ज्यादा दूर होती है, और डिस्टेंस क्या है? 152 मिलियन किलोमीटर दूर रहती है। और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? एपीहीलियन। और वहीं 3 जनवरी को क्या होता है? अर्थ जो है वो सन से सबसे ज्यादा पास होती है, और इसका डिस्टेंस रहता है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस रहता है 147 मिलियन किलोमीटर। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन के डिस्टेंस में, बट फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ, एपीहीलियन जो है वो वाला पोजीशन है जिसमें अर्थ जो है वो सन से सबसे दूर रहती है। डेट क्या है? 4 जुलाई। और पास की डेट क्या है? 3 जनवरी, जिसमें अर्थ जो है सबसे ज्यादा पास रहती है। इस पोजीशन को कहते हैं पेरीहीलियन। तो मतलब कि जो एनुअल इंसोलेशन है जो 3 जनवरी को रिसीव होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है 4 जुलाई के कंपैरिजन में, क्योंकि जब अर्थ और सन बहुत ज्यादा पास होंगे, जो चीज पास होती है उसमें ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होगी। जैसे आप जब भी कोई आग से हाथ भी सेकते हो, तो जब आप आग के बहुत ज्यादा पास होते हो तो आपको बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है, बट अगर आप थोड़ी दूर जाके खड़े हो जाओगे तो कम हीट महसूस होगी। तो यहाँ पे क्या है, जब अर्थ जो है वो सन के बहुत ज्यादा पास होती है, तो मतलब कि जो 3 जनवरी वाला टाइम है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास रहता है, उस टाइम पे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत कम रहता है, इसीलिए इस टाइम पे जो इंसोलेशन रिसीव होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और 4 जुलाई को जो इंसोलेशन रिसीव होती है वो कंपेरेटिवली कम रहती है। बट फिर भी इसका जो अफेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा असर हमारे वेदर पे नहीं करता है। मतलब होना क्या चाहिए था कि अगर जनवरी वाले टाइम में अर्थ सबसे ज्यादा पास रहती है सूरज के, तो गर्मी होनी चाहिए थी ना, उस टाइम पे गर्मी होनी चाहिए थी। बट होता क्या है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो ठंडी रहती है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर रहता है
वहां पे गर्मी रहती है। मतलब कि हमारी ठंडियों पे कोई बहुत ज्यादा असर दिखता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई थोड़ी सी गर्माहट वाला इलाका जो है उस टाइम पे आ जाए 3 जनवरी वाले टाइम पे, ऐसा नहीं होता। उसका रीजन ये है कि भले ही अर्थ पास है चाहे दूर है, उससे जो आने वाली इंसुलेशन है ना, उसको वेदर एंड क्लाइमेट पे असर नहीं देखने मिलता, क्योंकि जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, मतलब धरती पे लैंड एंड सी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो रहता है, हमारा एटमॉस्फेयर रहता है, वो क्या करता है, वो इन सारी चीजों को नलीफाई कर देता है, मतलब कि वो उसका अफेक्ट थोड़ा सा कम कर देता है। मतलब भले ही 3 जनवरी को सूरज जो है वो काफी पास में है धरती के, बट उसके बावजूद भी जो भी है ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है वो नलीफाई हो जाती है। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा लैंड से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से काम करता है, वो धरती के वेदर पे अफेक्ट नहीं पड़ने देता है। तो ये जो वेरिएशन है सोलर आउटपुट की, ये हमारे डेली वेदर चेंजेस पे अफेक्ट नहीं करती है। तो हमारे जो डेली वेदर चेंजेस है वो मेनली क्यों होते हैं, वो अर्थ के टिल्ट के कारण होती है। जो 23.5 डिग्री पे अर्थ टिल्ट करती है, जो अर्थ की एक्सिस थोड़ी टेढ़ी है, इसकी वजह से ही मेन हमारे वेदर्स में चेंजेस आता है। बाकी सन से कितना दूर है, सन से कितना पास है, उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे वेदर पे। Now the next section is variability of insolation at the surface of the earth, कि अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे किस तरीके से अलग अलग इंसोलेशन आती है। तो इसके ना मेन 4-5 रीजन हैं जिसकी वजह से ये वेरिएबिलिटी आती है। तो मतलब 5 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस पे अलग अलग इंसोलेशन रिसीव हो रही है। तो पहला फैक्टर है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, द लेंथ ऑफ द डे, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर, एंड फिफ्थ है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। मतलब कि जो लैंड है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या शेप, साइज, क्या उसका स्लोप वगैरह है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हिस्सा सूरज की तरफ रहता है उस हिस्से पे तो हीट रिसीव होती है, बट जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं रहता उस हिस्से पे हीट रिसीव नहीं होती है। अब जितना, और इसी के साथ आप दूसरा पॉइंट जो है वो डिस्कस कर सकते हो, लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे का मतलब क्या है, किसी जगह पे जितना ज्यादा लंबा दिन होगा इसका मतलब उसमें उतनी ज्यादा सनरेज रिसीव हो रही है, उतनी ज्यादा इंसोलेशन रिसीव हो रही है। और आप देखोगे कि जैसे सर्दी और गर्मी में आप देखते हो कि सर्दियों के दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और गर्मियों के दिन जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। गर्मियों में 4-5 बजे ही उजाला हो जाता है और शाम के 7-7:30 बजे तक उजाला रहता है। बट सर्दियों में क्या होता है, 6-7 बजे भी उजाला नहीं होता, 6-7 बजे थोड़ा बहुत उजाला होता है और 4-5 बजे ही अंधेरा होने लगता है। तो सर्दी और गर्मी में दिन की लेंथ देख रहे हो कितनी कम है। अब जितनी कम लेंथ होगी उतना कम इंसोलेशन होगा। गर्मियों में ज्यादा लेंथ है डे की, उतनी ज्यादा इंसोलेशन होती है। तो रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अलग अलग एरिया है उन पे अलग अलग अमाउंट में इंसोलेशन रिसीव होती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, अब सन की जो रेज है ना वो कुछ एंगल पे आके गिरती है, ठीक है, एंगल पे आके गिरती हैं। अब इस एंगल की वजह से क्या होता है कि जो रेज 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही हैं वो कम एरिया पे गिरती हैं। मतलब जो सीधी किरणें आके गिरती हैं ये कम एरिया पे गिरती हैं, और ये जो टेढ़ी किरणें आके गिरती है ना ये ज्यादा एरिया को कवर करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एरिया वो है जहां पे 90 डिग्री के एंगल पे या फिर बहुत कम स्लैंटिंग रेज हैं, मतलब मोस्टली वर्टिकल रेज जिस एरिया पे गिर रही हैं वहां पे कम एरिया में ज्यादा हीट रिसीव होगी। और जो एरियाज जहां पे रेज जो है वो स्लैंटिंग रेज हैं, जहां पे रेज का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, वहां पे क्या होता है, वहां ज्यादा एरिया पे लाइट रिसीव होगी बट हीट बहुत कम होगी। ठीक है, ये जो सेम रेज है ये स्कैटर होकर ज्यादा एरिया पे फैल जाएंगे, जिसकी वजह से पर यूनिट जो एनर्जी रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है, और इसका एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी एक्सिस है वो थोड़ी टिल्टेड है। ये हमारे उसके साथ जो हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, जिस प्लेन पे अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, उसके साथ ये जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इस टिल्ट की वजह से भी क्या होता है कि कुछ एरियाज पे अलग अमाउंट में इंसुलेशन आती है बाकियों के मुकाबले। जो हिस्सा, जैसे मान लो यहाँ पे सूरज है, ठीक है, जो हिस्सा सूरज के ज्यादा नजदीक है, अब इस पिक्चर में आप देखोगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज की तरफ झुका हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इसमें ज्यादा सन रेज आएंगी। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी जो 90 डिग्री है उस पे आके रेज हिट करेंगी।
एंड यहाँ पे जो पोल है वहां पे 6 महीने तक दिन रहेगा, उजाला रहेगा। ठीक है, वहीं यहाँ इसी सेम पोजीशन पे अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर को देखो तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसमें एंगल देखो 43 डिग्री का बन रहा है। इक्वेटर के साथ जो एंगल है रेज का वो 66.5 डिग्री का बन रहा है। एंड यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल है उसमें सूरज की किरणें आ ही नहीं रही हैं। तो इस टिल्ट के कारण भी अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में सनरेज रिसीव हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इलाका है उसमें बहुत तीखी सनरेज कह सकते हो, मतलब एकदम जो कड़क धूप होती है ना वो रिसीव होगी। वहीं जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पोलर इलाका है, जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे उजाला तो रहेगा बट हीट ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इनका काफी कम है। और साउथ पोल वाले इलाके में बिल्कुल ही उजाला नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा यहाँ 6 महीने तक। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आप देखोगे 43 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे सर्दी रहेगी। इंसोलेशन तो रिसीव होगी बट हीट ज्यादा नहीं रहेगी, या यूं कह सकते हो कम इंसोलेशन रिसीव होगी। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, उसमें गैसेस, वाटर वेपर एंड जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसमें होते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं ना वो सूरज की किरणों के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर सूरज की किरण आ रही है और वो वाटर वेपर से टकराएगी तो कुछ इंसुलेशन जो है वो वापस लौट जाएंगी। इसी तरीके से जो बादल हैं, बादल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी इंसुलेशन को बादल जो है वो लौटा देते हैं। अगर यहाँ से इंसुलेशन आ रही है तो बहुत सारी जो इंसुलेशन है वो बादलों से टकराकर वापस चली जाएगी। तो डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, गैसेस, क्लाउड्स, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये इंसुलेशन को, कुछ इंसुलेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ इंसुलेशन को धरती की तरफ जाने देती हैं और कुछ इंसुलेशन को वापस लौटा देती हैं। तो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, जितने कम वाटर वेपर, जितने कम डस्ट पार्टिकल्स, जितने कम क्लाउड किसी जगह पे रहेंगे वहां पे उतनी ज्यादा सनरेज जो है वो धरती की सरफेस तक पहुंच पाएंगी। मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, जो अर्थ है इधर पे, अब अर्थ के ऊपर यहाँ पे एटमॉस्फेयर का लेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर के लेयर में बहुत सारी चीजें हैं। अगर बादल वगैरह कम रहेंगे तो इजीली सन की रेज जो है वो इसके अंदर जाएंगी और सरफेस तक पहुंच जाएंगी। बट अगर किसी जगह पे बादल बहुत ज्यादा है, एकदम पूरा जो आसमान है वो बादल से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सन की इंसुलेशन आएंगी तो बट बहुत कम सरफेस तक पहुंच पाएंगी, ज्यादातर जो सनरेज है वो वापस लौट जाएंगी। सेम यही चीज है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के साथ। जब ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सूरज की जो किरणें हैं उनको स्कैटर करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर वाला जो लेयर है ना, मेन जो ट्रोपोस्फेयर वाला लेयर है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सूरज की किरणों को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान में अलग अलग कलर दिखते हैं। जब सनरेज जो है हमें दिखती हैं सूरज उगते टाइम, वो एकदम लाल होती हैं। सेम जब हमें सूरज दिखता है अस्त होते टाइम मतलब सनसेट वाले टाइम, जो आसमान है वो पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, रेडिश हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सूरज से आने वाली लाइट को स्कैटर करते हैं। तो उस स्कैटरिंग की वजह से हमें आसमान का कलर कभी ब्लू, कभी रेडिश, या जो भी आपको कलर दिखता है वो दिखता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर रहेगा किसी जगह के ऊपर, उतना ज्यादा इंसोलेशन वहां पे रिसीव होगी। अब स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है उस पर अलग अलग जगह पे कितनी मात्रा में इंसुलेशन रिसीव होती है। तो जो इक्वेटर वाले रीजन है या जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पे 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी रिसीव होती है अर्थ के सरफेस पे। और जो पोलर रीजन है वहां पे 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी रिसीव होती है। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रॉपिक्स वाले एरियाज हैं उनमें 1 मीटर स्क्वायर में ज्यादा एनर्जी रिसीव होती है पोलर एरियाज के मुकाबले। पोलर एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 70 वॉट एनर्जी आती है, रिसीव होती है, और इक्वेटर में सेम 1 मीटर स्क्वायर में देखो कितनी ज्यादा एनर्जी रिसीव होती है, 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी रिसीव होती है। ज्यादातर जो इंसुलेशन रिसीव होती है, मतलब जो मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होती है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में होती है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वाले इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एकदम रूखापन है, जहाँ पे नमी नहीं है। अब जब नमी नहीं होगी तो बादल कैसे बनेंगे, तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के ऊपर बादल नहीं होते। एटमॉस्फेयर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इंसुलेशन यहाँ पे रिसीव होती है, तो क्लाउडीनेस जो है वो लीस्ट रहती है। इक्वेटर वाले जो एरियाज हैं अगर उनको ट्रॉपिक्स से कंपेयर करें तो इक्वेटर वाले रीजन्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन रिसीव करते हैं ट्रॉपिक्स के मुकाबले, क्योंकि इक्वेटर पे भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बादल बनते हैं।
तो इस चीज को आप अपोजिट कर सकते हो कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, बादल नहीं होते, इसलिए वहां पे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है। इक्वेटर वाले रीजन्स पे बादल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पे लेस इंसोलेशन रिसीव होती है, क्योंकि बादल क्या करते हैं, इंसोलेशन को वापस लौटा देते हैं, काफी सारी जो इंसोलेशन रहती है उसे लौटा देते हैं। और ट्रॉपिक्स में क्योंकि थोड़े बहुत बादल रहते हैं, तो कुछ इंसोलेशन आ भी जाती है और कुछ इंसोलेशन वापस लौट भी जाती है। तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स को कंपेयर करोगे तो इक्वेटर में लेस इंसोलेशन है, ट्रॉपिक्स में थोड़ी सी ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है। जनरली जो सेम लैटिट्यूड होते हैं, एक ही जो लैटिट्यूड होता है, उसमें क्या देखने मिलता है कि कॉन्टिनेंट वाले जो इलाके होते हैं वहां पे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है ओशन के मुकाबले। मतलब मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाके में कहीं पे पानी भी होगा और कहीं पे कॉन्टिनेंट भी होगा। तो ये जो कॉन्टिनेंट वाला इलाका है ना, अब इसमें देखो कॉन्टिनेंट वाले इलाके के ऊपर कंपेरेटिवली कम बादल होंगे, और पानी जो है जहां पे ओशन है वहां पे बादल बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाएगा और यहीं पे फिर बादल बना लेगा। तो बादल बनेंगे अगर सी के ऊपर, तो फिर इंसोलेशन कम आएगी। तो इसीलिए भले ही सेम लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो जमीन है वो कंपेरेटिवली ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करेगी, और जो सी है वो कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन रिसीव करेगा। अब बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या प्रोसेस होता है हीटिंग एंड कूलिंग का। तो काफी सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है। Now, Earth, after being heated by insolation, transmits the heat to the atmospheric layers near to the Earth in long wave form. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अर्थ है जब वो हीट अप हो जाती है, जब सूरज से आने वाली जो इंसुलेशंस हैं उनकी वजह से जब अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, उसके बाद क्या करती है अर्थ अपने अंदर से जो हीट्स को रेडिएट करती है वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में करती है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ के पास वाले लेयर्स हैं, अर्थ के सरफेस से जस्ट लगे हुए जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और अब ये जो जस्ट अबव वाला लेयर है ये अपने ऊपर वाले लेयर को गर्म करता रहता है। तो होगा क्या कि अर्थ के सरफेस ने उसके ऊपर वाली हवा को गर्म किया, इस हवा ने उसके ऊपर वाली हवा को गर्म किया। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहती हैं, एक दूसरे से टच रहती हैं, एंड उन दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रहता है। तो होता क्या है कि जो गर्म बॉडी है उसमें से टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाता है ठंडी बॉडी में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ का सरफेस और जो हवा का लेयर है उसके बीच में कंडक्शन हो रहा है। अर्थ गर्म हुई, अर्थ के गर्म होने की वजह से जो उसके ऊपर का लेयर है वो भी गर्म होने लग गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रही है। और ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो तब तक चलता रहता है जब तक कि या तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, या फिर उन दोनों बॉडीज को अलग ना कर दिया जाए। उनके बीच का जो कॉन्टेक्ट है अगर उसे तोड़ देंगे तो भी फिर कंडक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा, वो आगे नहीं चल पाएगा। तो ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के जो लोअर लेवल्स हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो नीचे वाले लेयर्स हैं उनको गर्म करने के लिए। अब जब ये अर्थ का जो टेम्परेचर है उसके गर्म होने की वजह से ऊपर का लेयर भी गर्म हो जाता है, तो धीरे धीरे करके जो ऊपर वाला लेयर है, मतलब कि अर्थ के सरफेस से जस्ट लगा हुआ जो हवा का लेयर है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है, वर्टिकली ऊपर उठने लगता है और अपने से और ऊपर वाले लेयर्स को भी गर्म करने लगता है। ये जो प्रोसेस है वर्टिकल हीटिंग का, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। मतलब कि ये जो एक लेयर जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है गर्म होने की वजह से, और उसके बाद वो अपने और ऊपर वाले लेयर्स को गर्म कर रहा है, इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। और ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है ये ट्रोपोस्फेयर तक ही सीमित है, ये ट्रोपोस्फेयर वाले लेयर में ही होता है। अब जब हीट जो है वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से ट्रांसफर होगी, तो उसको एडवेक्शन कहते हैं। जब हीट वर्टिकल मूवमेंट में ट्रांसफर हो रही है, जब हीट जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। जब हॉरिजॉन्टली हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे हम एडवेक्शन कहते हैं। हमारे लिए जो ये हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल के मुकाबले। एंड यहाँ तक कि जो मिडिल लेटिट्यूड्स है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का जो लेटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे बीच में जो लैटिट्यूड्स हैं, एंड नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो लैटिट्यूड्स हैं, इन्हें मिडिल लैटिट्यूड्स कहते हैं। इन वाले जगहों पे, इन लैटिट्यूड्स में जो डायरनल वेदर चेंजेस होते हैं, डायरनल मतलब कि दिन और रात में जो वेदर का टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, वेदर में चेंजेस आते हैं, उसको डायरनल चेंज कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो डायर्नल वेदर चेंजेस हैं मिडिल लैटिट्यूड्स पे वो सिर्फ एडवेक्शन की वजह से ही होते हैं। ये जो एडवेक्शन चल रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से दिन और रात के वेदर में चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में जब समर वाला टाइम होता है, नॉर्दर्न इंडिया में गर्मियों के टाइम पे आपने देखा होगा लू चलती है। तो ये जो लू है ना, ये भी एक तरीके से ये रिजल्ट है एडवेक्शन के प्रोसेस का। तो आप देख सकते हो कि लू कितनी ज्यादा हम पे इफेक्ट डालती हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें मना करते हैं कि गर्मियों में लू में बाहर मत जाओ। तो इस तरीके से छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एडवेक्शन प्रोसेस किस तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में डिटेल में आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि किस तरीके से कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, तो वो सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। अब जब दिन में सूरज रहेगा तो अर्थ पूरी तपेगी, अर्थ का सरफेस तपेगा तो वो अपने ऊपर वाले लेयर्स को भी गर्म करेगा। बट जब रात होगी ना तो तब जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठंडा होने लगेगा, क्योंकि सूरज नहीं है और अर्थ कोई हीट फिर ज्यादा रेडिएट नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो रात वाला टाइम है उसमें एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगेगा। और इस वजह से, और जो एडवेक्शन का प्रोसेस है उसकी वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जब हीट ट्रांसफर होती है तो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता रहता है। तो एटमॉस्फेयर अपने आप को इस तरीके से हीट और कूल करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इस टॉपिक में हम उन रेडिएशंस की बात करेंगे जो कि अर्थ से निकल रही हैं। तो देखो, जो इंसोलेशन है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं, वो शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में अर्थ की तरफ आती हैं और वो अर्थ के सरफेस को गर्म कर देती हैं। जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है ना, तो फिर वो खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है। मतलब सूरज की आने वाली किरणों की वजह से अर्थ का सरफेस गर्म हुआ। अब जब अर्थ गर्म हो चुकी है तो वो भी एक रेडिएटिंग बॉडी बन गई है। इसका मतलब अब अर्थ भी अपने में से कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी, और अर्थ जो एनर्जी रेडिएट करेगी वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में होगी। अब अर्थ अपने में से एटमॉस्फेयर की तरफ कुछ एनर्जी रिलीज करेगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में होगी। ये जो लॉन्ग वेव्स हैं ये एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देंगी, और यही पूरा जो प्रोसेस है इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब प्लैनेट अर्थ से कुछ भी रिलेटेड चीज को हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है, या लैंड से रिलेटेड चीजों के लिए हम टेरेस्ट्रियल वर्ड का यूज करते हैं। और सोलर वर्ड मतलब होता है सन, तो सोलर रेडिएशन मतलब सूरज से आने वाली किरणें, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब अर्थ से निकलने वाली एनर्जी, अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन। जो लॉन्ग वेव्स हैं, जो अर्थ से निकलने वाली लॉन्ग वेव्स हैं, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। मतलब पर्टिकुलरली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये गैसेस क्या करती हैं, ये इन लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो इनडायरेक्टली हीट अप हो जाता है, उसमें भी गर्माहट आ जाती है। अब एटमॉस्फेयर क्या करेगा, जब वो कुछ रेडिएशन को, कुछ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो काफी सारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बाकी बची हुई रेडिएशन को स्पेस की तरफ लौटा देगा। फाइनली जो भी एनर्जी हमने सन से रिसीव की थी, जो हीट सन से रिसीव की थी, वो वापस स्पेस में भेज दी जाती है, और इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है एंड जो अर्थ का सरफेस है उसमें एक टेम्परेचर का बैलेंस बना रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हीट बजट ऑफ द प्लैनेट। अब इसमें क्या है, हम उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो इंसोलेशन है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, कितनी इंसोलेशन अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है, और फिर कितना अमाउंट जो है फिर अर्थ रेडिएट करती है। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो यहाँ पे मान लो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके टॉप में लगभग 100 यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो रिसीव होती है, इंसुलेशन रिसीव होती है। तो मतलब अगर हमारी यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टॉप लेयर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे जो इंसुलेशन रिसीव हो रही है, लेट्स से वो 100 है। अब 100 इंसुलेशन में क्या होगा, जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो 35 यूनिट्स जो हैं वो वापस चली जाएंगी। ये 35 यूनिट्स वापस कैसे चली जाएंगी, 35 यूनिट्स में से 27 यूनिट्स जो हैं वो क्लाउड से टकराकर वापस चली जाएंगी। इसमें से 2 यूनिट्स जो हैं वो स्नो कवर्ड एरिया एंड आइस कैप्स जो होती हैं उससे टकरा के ये वापस चली जाएंगी, एंड 6 यूनिट्स जो हैं वो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर हो जाएंगी। तो मतलब कि ये इन टोटल 35 यूनिट्स जो हैं ये वो यूनिट्स हैं जो कि इनकमिंग इंसुलेशन जो आई थी ये सीधा सीधा वापस चली गई तुरंत तुरंत। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये इंसुलेशन ने एंटर किया, बादलों से टकराकर, स्नो से टकराकर और डस्ट से टकराकर ये 35 यूनिट वापस चली गई। अब अगर 35 यूनिट वापस जा चुकी हैं तो बची कितनी है, बची हैं 65 यूनिट्स। अभी 65 यूनिट्स बची है ना 100 में से। अब ये जो 65 यूनिट्स हैं
इन 65 यूनिट्स में से क्या होगा, 14 यूनिट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं, ये सारी चीजें हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और बची हुई जो 51 यूनिट्स हैं, जो 51 यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगी और अर्थ का सरफेस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 100 में से 35 यूनिट जो है वो वापस टकरा के जा चुकी हैं, बादल, स्नो एंड डस्ट से टकरा कर वापस जा चुकी हैं। बची हुई 65 यूनिट जो हैं, ये 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली हैं और यहाँ 51 जो है वो अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब कर ली। अब हमें ये चीज पता है कि जब अर्थ का सरफेस हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो जब मतलब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो खुद अर्थ एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है और जो भी कुछ हीट अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब की थी वो उसको अब रेडिएट करने लगती है, वापस भेजने लगती है इन टर्म्स ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो अर्थ ने रिसीव की थी 51 यूनिट्स। अब ये जो 51 यूनिट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में वापस जाएंगी। अब वापस कैसे जाएंगी, तो इन 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट जो है वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाएंगी। स्पेस में चली जाएंगी मतलब जैसे ये 35 यूनिट्स डायरेक्टली स्पेस में गई थी ना, जब इनकमिंग इंसोलेशन आ रही थी तो आने वाली जो किरणें हैं वो डायरेक्टली इन सारी चीजों से टकराकर वापस चली गई थी स्पेस में। इसी तरीके से अब क्या होगा, अब ये आउट गोइंग रेडिएशन है, अब ये वो रेडिएशन है जो कि अर्थ में से निकल रही है, ये लॉन्ग वेव्स है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अब लॉन्ग वेव शुरू हो जाती है। ये जो लॉन्ग वेव है, ये 17 यूनिट्स तो वो होंगी जो कि डायरेक्टली स्पेस में चली जाएंगी और बची हुई जो 34 यूनिट्स हैं, जब अर्थ अपने में से ये 51 यूनिट्स रेडिएट करेगी तो 17 तो डायरेक्ट स्पेस में जा चुकी हैं और 34 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और एब्जॉर्ब कैसे होंगी, इन 34 में से 6 यूनिट्स तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, 9 यूनिट्स जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होंगी। कन्वेक्शन मतलब कि जो अर्थ का सरफेस अपने ऊपर की एयर को गर्म करता है, फिर वो लेयर और ऊपर वाले एयर को गर्म करता है और हवा का मास ऊपर उठता जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 9 यूनिट जो हैं वो कन्वेक्शन के तौर पे चली जाएंगी एंड 19 यूनिट्स जो हैं वो होंगी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के फॉर्म में। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मतलब क्या है कि जब आसमान में पानी जो है वो भाप से वापस पानी के फॉर्म में आएगा। मतलब कि यहां से क्या हुआ था, जो अर्थ के सरफेस पे पानी था वो उड़ जाता है, गर्मी की वजह से वो भाप बन के उड़ जाता है और जब वो आसमान में बहुत ऊंचाई पे जाएगा तो वो जो भाप है ना वो वापस लिक्विड में बनने लगेगा। पानी जो है वो गैस से वापस लिक्विड में आने लगेगा, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और इस दौरान लिक्विड मतलब गैस से वापस लिक्विड में बनते दौरान जो हीट रिलीज होगी वो होती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये रहेगी 19 यूनिट्स। तो अर्थ से निकलने वाली जो 51 टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की यूनिट्स थी उनमें से 17 तो डायरेक्टली वापस जा चुकी हैं, 34 जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई हैं। अब एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे एब्जॉर्ब हुई हैं, तो 6 यूनिट्स जो हैं, इन 34 में से 6 यूनिट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जो गैसेस वगैरह हैं उन्होंने एब्जॉर्ब की हैं, 9 यूनिट जो है वो कन्वेक्शन के तौर पे एटमॉस्फेयर में गई हैं और 19 यूनिट जो है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के तौर पे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुई हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 17 एंड 34 इन टोटल 51 यूनिट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब वो यूनिट जो कि अर्थ के सरफेस ने अपने पास ली थी अब अर्थ के सरफेस ने वो लौटा चुकी हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब यही होता है ना कि अब अर्थ ने ये अपने अंदर से रेडिएशन निकाल चुकी है, तो इसका मतलब अब अर्थ के पास तो कुछ नहीं बचा। 17 यूनिट्स डायरेक्ट स्पेस में चली गई और 34 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर में चली गई। इसका मतलब कि अर्थ के पास कुछ भी नहीं बचा है, बट अभी भी एटमॉस्फेयर के पास कुछ अमाउंट बचा है। एटमॉस्फेयर के पास क्या क्या अमाउंट बचा है, एक तो ये 34 यूनिट्स जो कि उसने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एब्जॉर्ब की थी और यहाँ पे ये 14 यूनिट्स जो उसने इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया था। तो 14 यूनिट्स तो वो हो गई जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था और 34 यूनिट वो हो गई जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस थी एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की थी। तो ये इन टोटल 48 यूनिट्स हो गई जो कि अभी एटमॉस्फेयर के पास है। इन 48 यूनिट्स को एटमॉस्फेयर भी वापस स्पेस में भेज देगा, वापस स्पेस में भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि अब देखो एटमॉस्फेयर के पास जितनी भी यूनिट्स थी, ये 14 प्लस 34 48 यूनिट जो एटमॉस्फेयर के पास थी वो एटमॉस्फेयर ने वापस भेज चुकी हैं स्पेस में। और आप यहाँ पे देखो ये बची हुई 17, ये 17 यूनिट्स भी अर्थ ने डायरेक्टली स्पेस में भेज चुकी हैं। तो इनका टोटल कितना हुआ, सॉरी ये
17 यूनिट जो है वो भेज चुकी हैं, ये जा चुकी हैं स्पेस में। तो इन टोटल 65 यूनिट्स जो हैं वो अब जा चुकी हैं स्पेस में। 48 एटमॉस्फेयर की, 17 जो है वो डायरेक्ट अर्थ से गई हैं वापस। इसका मतलब इन टोटल 65 यूनिट स्पेस में जा चुकी हैं वापस। अब यहां देखो आई कितनी थी, 65 ही तो आई थी। वही 100 यूनिट में से 35 यूनिट्स तो वापस चली गई थी तुरंत तुरंत। बची हुई 65 जो है वो एब्जॉर्ब हो गई थी एटमॉस्फेयर में और अर्थ के सरफेस पे। ये अर्थ के सरफेस पे जो यूनिट आई थी वो अर्थ के सरफेस ने लौटा दी। तो अब ये 51 भी लौट चुकी है, ये 14 भी लौट चुका है ना। ये 51 कैसे लौटा है, 34 तो एटमॉस्फेयर के पास चला गया यहाँ पे, और 17 जो है वो डायरेक्ट स्पेस में चला गया। तो इसका मतलब इन टोटल ये 65 यूनिट्स जो अर्थ एंड मतलब अर्थ का जो सरफेस है एंड अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो ये टोटल 65 यूनिट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड अर्थ के सरफेस के पास थी वो भी उन्होंने लौटा चुकी है यहाँ पे। इसका मतलब अब अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड सरफेस के पास कुछ भी नहीं बचा है, 0 यूनिट्स बची हैं, 0 यूनिट्स ऑफ इंसुलेशन बची हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ के ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना रहता है। रोज सूरज उगता है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस होता है कि कुछ यूनिट्स जो है वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाती हैं, कुछ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है वो उसको बाद में लौटा देता है, जो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है उसको ये अर्थ का सरफेस भी वापस लौटा देता है। तो अल्टीमेटली अर्थ के सरफेस एंड एटमॉस्फेयर में कुछ भी नहीं बचता, जितनी भी इंसुलेशन आई थी वो सब स्पेस में वापस चली जाती है। तो अर्थ ना ही तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। अगर अर्थ की सारी इंसुलेशन पहले ही वापस चली जाती, जैसे ये 35 यूनिट्स वापस गई है ना, अगर ऐसे ही सारी इंसुलेशन वापस चली जाती, 100 यूनिट आई और 100 यूनिट इन सारी चीजों से टकरा के चली जाती, तो अर्थ कभी गर्म हो ही नहीं पाती, अर्थ हमेशा ठंडी रहती। और अगर कोई भी यूनिट स्पेस जाती नहीं, जितनी भी ये 100 की 100 यूनिट आई है वो अर्थ का सरफेस अगर अपने पास रख लेता और कुछ भी ना लौटाता, तो अर्थ हमेशा गर्म रहती, क्योंकि जो भी इंसुलेशन सूरज से आ रही है वो अर्थ अपने पास रख ले रही है, तो अर्थ लगातार गर्म होती जाती। तो उस केस में यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अगर अर्थ पूरे तरीके से ठंडी होती, अर्थ अगर पूरे तरीके से गर्म होती, तो दोनों ही केस में यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। और इसीलिए अर्थ क्या करती है, कुछ अपने पास रखती है, मतलब कुछ जो यूनिट्स है वो पहले ही रेडिएट हो जाती है, वापस चली जाती है। कुछ यूनिट्स अर्थ अपने पास रखती है, थोड़ी गर्म होती है और फिर बाकी वो लौटा देती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अर्थ ठंडी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, और एक अर्थ के ऊपर एक बैलेंस बना रहता है टेम्परेचर का। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, पहले हीट को ट्रैप करता है, गर्म होता है और फिर उसी हीट को वापस स्पेस में छोड़ देता है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, सरफेस भी गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो एक बैलेंस बना हुआ है जिससे कि यहाँ पे लिवेबल कंडीशन हो पा रही है। और एक पॉइंट यहाँ पे कि जो अमाउंट, ये जो 35 यूनिट पहले ही वापस लौट जा रही हैं, जो ये इंसुलेशन आ रही है, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया कि ये जो इंसुलेशन आ रही है यहाँ पे, उनमें से ये 35 यूनिट जो है वो पहले ही लौट जा रही है। तो ये चीज को हम क्या कहते हैं, ये जो अमाउंट अर्थ से रेडिएट हो रहा है इसको हम कहते हैं एल्बिडो ऑफ द अर्थ, कि अर्थ पे से कितना अमाउंट जो है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो पहले ही रेडिएट हो जा रही है। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अलग चीज है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब कि पहले अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगी और उसके बाद फिर अर्थ का सरफेस हीट अप होगा और उसके बाद यहाँ पे जो अर्थ है अपने में से रेडिएशन निकालेगी, उन रेडिएशंस को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह रहे हैं। बट यहाँ पे एल्बिडो ऑफ द अर्थ का मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही जो भी इंसोलेशन, आने वाली किरणें जो लौट जा रही हैं, सूरज से आने वाली किरणें जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच ही नहीं रही, जो पहले ही लौट जा रही हैं, उसको हम कहते हैं एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो आई होप कि अब एल्बिडो भी आपको क्लियर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट अर्थ सरफेस। इसका मतलब कि जो अर्थ का सरफेस है उसमें नेट हीट बजट में भी वेरिएशन है। तो ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि हम ये चीज को पहले ही कई बार पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से अर्थ के सरफेस पे जो हीट रिसीव होती है वो सारे पार्ट पे एक जैसी नहीं होती है। जो ट्रॉपिक्स होते हैं वहां पे हीट बहुत ज्यादा रिसीव होती है और जो पोल वाले इलाके होते हैं वहां पे हीट जो है ज्यादा रिसीव नहीं होती है। तो इन्होंने यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो दिखाया हुआ है। इसके यहाँ पे y एक्सिस पे एनर्जी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर दिखाया हुआ है, एनर्जी इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, एंड x एक्सिस पे लैटिट्यूड्स दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मतलब ये इक्वेटर है, और इसके यहाँ लेफ्ट तरफ आपको नॉर्थ पोल दिखेगा और राइट तरफ साउथ पोल है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ को टिल्ट कर दिया है, अर्थ को लिटा दिया है,
तो उस तरीके से कुछ ग्राफ जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो बीच में इक्वेटर है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे दोनों तरफ 40 डिग्री के लगभग, मतलब 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ, तो ये वाला जो पूरा इलाका है यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। यहाँ पे क्या रहता है, हीट का सरप्लस रहता है। तो इसमें दो डॉटेड लाइन, मतलब दो लाइन दिख रही है, इनमें से एक डॉटेड लाइन है और दूसरी जो है वो सॉलिड लाइन है। ये जो सॉलिड लाइन है ये सोलर रेडिएशन की है, कि मतलब अर्थ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कितनी इंसोलेशन रिसीव हो रही है। एंड ये जो डॉटेड लाइन है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि अर्थ से हीट कितनी जा रही है। अब आप देखो, जब रिसीव इतनी हो रही है, जब रिसीव जो है लगभग 320 वॉट हो रही है ट्रॉपिक्स पे, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इतनी कम क्यों है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लगभग 230 220 क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि ये जो हीट रिसीव की है ना अर्थ ने, यहाँ पे ट्रॉपिक वाले इलाके पे ये जो हीट एक्स्ट्रा रिसीव की है, ये हीट बाद में ट्रांसफर कर दी जाएगी किसको? पोलर वाले इलाकों में। तो यहाँ पे एक हीट ट्रांसफर चलता रहता है कि जहां पे सरप्लस है हीट का, जहां पे एक्स्ट्रा हीट है, वो वाले इलाके क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हीट को डेफिसिट वाली तरफ, डेफिसिट मतलब होता है कमी और सरप्लस मतलब होता है ज्यादा, किसी चीज की एक्सेस होना, ठीक है। तो सरप्लस मतलब ज्यादा वाले जगह से कम वाली जगहों पर हीट ट्रांसफर होती है, क्योंकि पोलर रीजन्स पे हीट की कमी है। यहाँ लगभग 70 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो एनर्जी है वो रिसीव होती है, तो बहुत ही कम एनर्जी पोलर इलाकों पे आती है। बट होता क्या है कि जो ये एक ट्रांसफर हो रहा है हीट का, कि सरप्लस इलाकों से, ट्रॉपिक वाले इलाकों से हीट जो है वो पोल वाले इलाकों की तरफ आ रही है, इस सबसे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है। जो ट्रॉपिक वाले इलाके हैं, ये जो 40 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ वाला पूरा इलाका है, ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। भले ही ये इतनी ज्यादा इंसोलेशन रिसीव कर रहा है, बट इसके बावजूद भी ये एकदम से एक्सट्रीमली हॉट नहीं होता है। और जो पोलर इलाके हैं वो भी परमानेंटली फ्रोजन नहीं होते हैं, क्योंकि जो ये गर्म इलाके हैं उनसे गर्माहट पोलर इलाकों की तरफ जा रही है। जब ये गर्माहट पोल वाले इलाकों की तरफ जाएगी तो इनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और यहाँ पे जो बर्फ है वो पिघलती रहेगी, तो परमानेंटली फ्रोजन वाला इलाका यहाँ पे नहीं बनेगा। और इसी की वजह से क्या होगा कि ये जो ट्रॉपिक्स, बीच में ये जो ट्रॉपिक्स वाले इलाका है, इसमें भी थोड़ी रिलैक्स मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इनको हीट से थोड़ी सी राहत यहाँ पे देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ से गर्माहट जब इधर गई तो ठंडे इलाकों से थोड़ी सी ठंडाहट इधर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता रहता है। गर्म इलाके जो हैं वो ठंडे इलाकों में गर्माहट देते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ पे जो ठंडे इलाके हैं वो इस तरीके से गर्म वाले इलाकों को थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस होता रहता है। जो बीच वाले इलाके हैं ये ना ही तो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, और जो साइड वाले पोल वाले इलाके हैं ना ही ये एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। तो एक थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। आप देखते हो कि जो पोल वाले इलाके हैं वहां पे इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी क्या होता है, बर्फ पिघलती है। तो वो बर्फ क्यों पिघल रही है? क्योंकि ये जो ट्रॉपिक वाले इलाके हैं उनसे हीट विंड वगैरह की फॉर्म में, जो हमने पढ़ा था ना कि एडवेक्शन के कारण क्या होता है, जो वर्टिकल मूवमेंट कन्वेक्शन के कारण होती है, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो एडवेक्शन के कारण होती है। तो एडवेक्शन क्या करती है, हीट को ट्रांसफर करती है। तो यहाँ से जब हीट पोल वाले इलाकों की तरफ जाएगी तो वो पोल वाले इलाकों को थोड़ा सा गर्म करेगी कंपैरेटिवली, जिससे वहां पे एकदम से बर्फ जमी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है। अब हमारे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट शुरू होता है, जो कि है टेम्परेचर। अभी तक हम सोलर रेडिएशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हीट बैलेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद है अब ये टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? देखो, अर्थ के सरफेस एंड अर्थ के एटमोस्फेयर के साथ सोलर इंसुलेशंस जो हैं वो इंटरैक्ट करती हैं। इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या होता है, हीट बढ़ती है, और इस हीट को ही मेजर किया जाता है टेम्परेचर के थ्रू। अब हीट जो है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। हीट का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से किसी सब्सटेंस पे मूव कर रही हैं, बट किस क्वांटिटी में है, क्या लेवल है, वो चीज मेजर होती है टेम्परेचर के थ्रू। टेम्परेचर क्या मेजर करता है कि कितने डिग्रीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड है कोई चीज या कोई जगह। तो टेम्परेचर का मतलब हम हीट को मेजर कर रहे हैं। अब अलग अलग जगह पे ना अलग अलग टेम्परेचर दिखता है हमें। अर्थ पे जो सारी जगहें हैं वहां पे अलग अलग टेम्परेचर है, हर जगह सेम टेम्परेचर नहीं है। तो इनके पीछे क्या ऐसे कारण है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, किस वजह से, क्या क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है। तो 5 मेन रीजन है। पहला है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ है द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, एंड फिफ्थ है लोकल एस्पेक्ट।
तो पहले से शुरू करते हैं। और लेटीट्यूड, लेटीट्यूड में क्या है कि हमारे अर्थ पे जो अलग अलग लेटीट्यूड हैं उन पे अलग अलग अमाउंट में इंसोलेशन पड़ती है। जो ट्रॉपिक्स वाले इलाके हैं वहां पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा है, जो पोलर इलाके हैं वहां पे इंसोलेशन कम है। अब जितनी ज्यादा इंसोलेशन होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर जो है वो इंसोलेशन पे डिपेंड करता है, तो जितनी ज्यादा इंसोलेशन उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो अगर ट्रॉपिक वाले एरिया ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और जो पोलर इलाके हैं वहां पे, क्योंकि वो ऐसे लेटीट्यूड हैं जहां पे इंसोलेशन कम रिसीव होती है, तो वहां पे टेम्परेचर भी कम होगा। नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, हाइट, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं, तो टेम्परेचर चेंज होता है। जो एरिया सबसे पास है अर्थ सरफेस पे, जो सी लेवल के पास वाला एरिया है, वो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर का होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो ठंडा होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है ना, वो डायरेक्टली मतलब वो अपने से ऊपर वाले लेवल को गर्म करती हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली एटमॉस्फेयर कब गर्म होता है? जब ऊपर से इंसोलेशन आती है, जब सूरज से आने वाली किरणें एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर हीटअप हो रहा है। बट उसके बाद जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है, तो वो इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर हीटअप हो रहा है। तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है ना, वो सबसे ज्यादा किसे गर्म कर पाती हैं? वो अपने नियरेस्ट लेयर को सबसे ज्यादा गर्म कर पाती है। तो जो लेयर्स अर्थ के सरफेस से दूर होंगे वो कम गर्म होंगे, तो उनमें टेम्परेचर कम होगा। जैसे पहाड़ की जो चोटियां हैं, पहाड़ी जो इलाके हैं, ऊंचाई पे हैं, वहां पे टेम्परेचर कम होगा। वहीं जो सरफेस पे आप देखोगे, प्लेन वाले जो इलाके हैं, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के इंक्रीज होने के साथ, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, तो जिस रेट से टेम्परेचर गिरता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, और ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। इट इज सेम एज 165 मीटर पे जो 1 डिग्री सेल्सियस का असर पड़ता है। तो ये सेम ही चीज है, बस थोड़े से अलग तरीके से लिखी हुई है। हमने पढ़ा था कि हर 165 मीटर पे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिर जाता है। तो यही सेम चीज यहाँ पे है, बस ये 1000 मीटर की बात करी कि अगर 165 मीटर पे 1 सेंटीमीटर 1 डिग्री सेल्सियस का असर पड़ रहा है, तो 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का असर पड़ेगा, मतलब उतना टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब जो इलाके सी से पास होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें टेम्परेचर फिर भी मॉडरेटिंग रहता है, और जो इलाके सी से दूर रहते हैं वहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि सी के पास वाले इलाके एक्सपीरियंस करते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज का मतलब है कि जब लैंड से हवा सी की तरफ जाए, और सी का मतलब यह है जब सी से हवा लैंड की तरफ आए। तो जब दिन में क्या होता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो जमीन जो है वो बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। जमीन और पानी का नेचर क्या है कि जमीन जो है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और तेजी से ही ठंडी हो जाती है, बट पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो दिन में क्या होता है कि जब जमीन तेजी से गर्म हो जाती है तो जमीन के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है और पानी के ऊपर हाई प्रेशर। तो पानी से, सी से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं, जो कि जिन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं। और रात को क्या होता है, रात को जमीन जब जल्दी से ठंडी हो जाती है और पानी अभी भी गर्म रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो लैंड है उस पर हाई प्रेशर पड़ जाता है, तो अब लैंड से समुद्र की तरफ हवा चलती है, इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो जो एरिया सी के पास है उनमें ये सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज चलते रहते हैं, जिनकी वजह से दिन और रात का टेम्परेचर, ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता रहता है। बट वहीं जो इलाके बहुत दूर हैं समुद्र से, वहां पे ये जो मॉडरेटिंग एक्सपीरियंस है वो नहीं होता। अंदर वाले इलाकों में कोई लैंड ब्रीज सी ब्रीज नहीं चल रही है, इसीलिए वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर रहते हैं, वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एयर मास एंड ओशन करंट्स। अब किसी जगह पे किस तरीके का एयर मास है वो भी उस जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। मतलब अगर ये जगह है, इस जगह का ऊपर का जो एयर मास है, पूरा जो एयर कॉलम है, अगर ये वार्म एयर मास होगा, अगर ये वार्म एयर मास होगा, तो यहाँ पे इस जगह पे जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, हॉट होगा, ठीक है, वार्म होगा, गर्म होगा। बट वहीं अगर यही सेम जो एयर मास है वो कोल्ड है, अगर ये कोल्ड एयर मास है, ठंडा है इस एयर मास का टेम्परेचर, तो नीचे सरफेस पे जो टेम्परेचर रहेगा वो भी थोड़ा सा कोल्ड रहेगा। तो इस तरीके से किसी जगह पे किस तरीके का एयर मास है वो उस जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। सिमिलरली जो ओशन करंट्स, अब ओशन करंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली पानी जो है समुद्र का वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है धीरे धीरे करके। अब ये जो ओशन करंट है, जब वो ठंडे इलाकों से गर्म वाले इलाकों की तरफ जाते हैं तो वो कोल्ड करंट्स होते हैं, क्योंकि पानी ठंडा होता है। और वहीं जो वार्म करंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो गर्म इलाकों से ठंडे इलाके की तरफ जाते हैं, तो उनका पानी गर्म होता है। तो जो वार्म करंट वाले करंट है, अगर वार्म करंट के साथ कोई कोस्टल इलाका है, मतलब
यहाँ पे ये कोई कोस्टल इलाका है। अब इस कोस्टल इलाके के पास जो करंट बह रहे हैं, मान लो वो कोल्ड करंट है, इस तरीके से समुद्र का पानी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार बहता रहता है, इन्हें हम करंट्स कहते हैं। तो अब ये मान लो कोल्ड करंट है। जब यहाँ पे कोल्ड करंट बहेगा ना, तो ये जो कोस्ट का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा कोल्ड रहेगा। वहीं आप दूसरा केस देखो, यहाँ पे जो कोस्ट है, अब इसके पास मान लो वार्म करंट्स बह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर वार्म करंट बह रहे हैं तो इस कोस्ट वाले इलाके का टेम्परेचर जो है वो भी रिलेटिवली वार्मर रहेगा। तो इस तरीके से जो ओशन करंट्स एंड एयर मास है वो किसी पर्टिकुलर जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद फिफ्थ जो फैक्टर था वो था लोकल एस्पेक्ट। अब हर एक जो जगह है उसके भी और भी काफी सारी चीजें होंगी जो उस पर्टिकुलर जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगी। जैसे कि मान लो कोई जगह है, वहां पे पेड़ पौधे बहुत कम है, वहां पे जंगल बहुत कम है, और वहां पे बड़ी बड़ी बस बिल्डिंग्स वगैरह है, तो वो जगह जो है वो बहुत ज्यादा हॉट होगी, कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हॉट होगी। अब कोई दूसरी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं, अब भले ही ये दोनों जगह जो है वो आसपास है, ये सेम ही स्टेट में दो सिटी है, मान लो सेम स्टेट है उसमें दो सिटीज हैं। अब एक सिटी वैसी है जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, और वहीं दूसरी सिटी ऐसी है जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है। तो जिस जगह पे पेड़ पौधे हैं वहां पे टेम्परेचर रिलेटिवली लेस हॉट रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी रहेगी। वहीं जहां पे बस ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कोई पेड़ पौधे कोई जंगल नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी वेरी हॉट रहेगा। तो इस तरीके से लोकल कंडीशंस जो हैं, लोकल एस्पेक्ट्स भी अफेक्ट करते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर जगह के आसपास कोई छोटी सी वाटर बॉडी है, कोई लेक वगैरह है, तो उससे भी उस पर्टिकुलर जगह का जो टेम्परेचर है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे जो फैक्टर्स है वो किसी पर्टिकुलर जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि ये सारे फैक्टर्स अब समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कि टेम्परेचर जो है वो अलग अलग जगह पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वैसे तो अर्थ के ऊपर हर महीने जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रहेगा, बट अगर हम कंपेयर करें तो हमने क्या किया है, हमने 2 महीनों को लिया है, जनवरी एंड जुलाई, एंड इन 2 मंथ्स के ऊपर हमने देखा है कि जनवरी वाले मंथ में अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे क्या क्या टेम्परेचर रहता है, क्या एवरेज टेम्परेचर रहता है, और जुलाई वाले मंथ में अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एयर का टेम्परेचर है वो क्या एवरेज टेम्परेचर रहता है, और फिर दोनों ही मंथ में जो एवरेज टेम्परेचर है अलग अलग जगह का उसको हमने कंपेयर किया है। तो यहाँ पे आप दो मैप्स देख सकते हो, ये पहला वाला जो है वो जनवरी के लिए है। इसमें आप देखोगे कि जनवरी मंथ में अलग अलग जगह पे ये इस तरीके से टेम्परेचर की लाइन दी हुई है। ये जो लाइंस हैं इन्हें हम आइसोथर्म्स कहते हैं। आइसोथर्म्स का मतलब जब किसी दो जगह पे सेम टेम्परेचर हो तो उस सेम टेम्परेचर वाली पॉइंट्स को जोड़ के जो लाइन बनेगी उसे आप आइसोथर्म कहोगे। मतलब कि आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, जैसे -25 डिग्री सेल्सियस, ये लाइन जिन जिन एरियाज से गुजर रही है, इसका मतलब उन सभी एरियाज पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, लगभग -12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। सो आइसोथर्म इज अ लाइन विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर। वो सारे प्लेसेस को ज्वाइन करके ये लाइन बनती है जहां पे सेम टेम्परेचर दिखता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आइसोथर्म्स आर लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। तो आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड थर्म का मतलब होता है हीट। तो इक्वल हीट या इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को जोड़कर ये लाइन बनती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो मैप दिए हुए हैं जनवरी एंड जुलाई के। तो ये ऊपर वाला जनवरी का है, नीचे ये वाला जुलाई का है। तो इसमें अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जनरली क्या होता है कि लैटिट्यूड्स पे, हर एक लैटिट्यूड पे जो प्लेसेस रहते हैं उनका टेम्परेचर सेम सा रहता है। कहने का मतलब ये है कि एक लैटिट्यूड के ऊपर जो भी प्लेसेस हैं उन सभी प्लेसेस पे जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा। तो अगर एक लैटिट्यूड के ऊपर जितने भी प्लेसेस हैं उन सबका टेम्परेचर सेम है, तो जब हम इसका आइसोथर्म बनाएंगे तो वो थोड़ा सा पैरेलल बनेगा, किससे, लेटिट्यूड से। कि मान लो यहाँ पे, चलो ऊपर नीचे है, हम नीचे ये जुलाई वाले की बात करते हैं। तो आप देखोगे जैसे मान लो यहाँ पे लगभग 30 या 20 डिग्री सेल्सियस का, मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस का, सॉरी 30 डिग्री लेटीट्यूड वाला एरिया है, 30 डिग्री लेटीट्यूड का एरिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। या स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये एरिया एक्चुअली 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड वाला एरिया है। तो अब अगर आप 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को देखोगे तो जितने भी एरियाज 35 डिग्री साउथ पर पड़ते हैं उन सभी एरियाज पे इक्वल इंसुलेशन आती है। भाई जितने भी एरियाज 35 डिग्री लेटीट्यूड पे पड़ रहे हैं उन सभी पे जो इंसुलेशन होगी वो सेम आएगी। अब जब इंसुलेशन सेम है तो उन पे टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इन सभी प्लेसेस की, जैसे ये 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो जब हम 20 डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो वो 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मली कहाँ पे आना चाहिए, 35 डिग्री
लेटीट्यूड के ऊपर आना चाहिए। तो जब हम 20 डिग्री सेल्सियस वाले आइसोथर्म को जोड़ेंगे तो ये किसके पैरेलल आना चाहिए, 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के, मतलब उसी लेटीट्यूड के पैरेलल आना चाहिए कि ठीक है सारे लेटीट्यूड वाले प्लेसेस पे, मतलब सेम लेटीट्यूड वाले प्लेसेस पे सेम टेम्परेचर है, कहने का मतलब ये है। तो नॉर्मली आपको ये चीज देखने मिलती है कि सेम लेटीट्यूड वाले प्लेसेस के ऊपर सेम सा टेम्परेचर रहता है, कि ये दो प्लेसेस हैं, ये दो प्लेसेस है, ये सेम लैटिट्यूड के ऊपर पड़ रहे हैं, तो इन पे टेम्परेचर भी लगभग सेम सा है, इन पे सेम आइसोथर्म गुजर रहा है। बट कभी कभी हमें इसका डाइवर्जन देखने मिलता है, कभी कभी हमें क्या देखने मिलता है कि सेम लैटिट्यूड वाले प्लेसेस पर जो टेम्परेचर है वो काफी अलग रहता है। जैसे यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर आप अमेरिका में देखोगे और यहाँ पे ये एशिया में अगर देखोगे, तो ये दो जो प्लेसेस हैं वो सेम लैटिट्यूड पे पड़ रहे हैं, बट इनका जो टेम्परेचर है वो काफी अलग है। ठीक है, इनके ऊपर जो टेम्परेचर रहेगा वो अलग रहेगा। और अगर आपको डिफरेंस देखना है तो आप लैंड और सी के बीच में देखो, ये लैंड वाला इलाका है और ये सी वाला इलाका है। अब लैंड वाले इलाके पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे लगभग 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, बट सी वाले इलाके में यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सेम प्लेस पे, इस जगह पे 10 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। मान लो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो प्लेस सेम है। ये मान लो ये मैंने सीधी लाइन बनाई इस तरीके से, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया और जो ये वाला एरिया है सेम लैटिट्यूड के ऊपर पड़ रहे हैं, बट इनका टेम्परेचर अलग है। यहाँ पे मान लो इसका 10 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मान लो इसका 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो हमें क्या देखने मिलता है कि कभी कभी क्या होता है कि सेम लैटिट्यूड वाले एरियाज पे सेम टेम्परेचर नहीं देखने मिलता, एक डाइवर्जन देखने मिलता है। तो ये होता क्यों है, ये मेनली होता है लैंड एंड सी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और आप यहाँ पे देखो हमारे पूरे अर्थ के ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जैसे ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, इसका मतलब ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो इसमें जमीन वाला एरिया ज्यादा है। ज्यादातर जो एरिया है वो आपको जमीन से घिरा हुआ देखने मिलेगा, ये पूरा जमीन से घिरा हुआ एरिया है। वहीं जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें मैक्सिमम एरिया आपको किससे घिरा हुआ दिखेगा, पानी से घिरा हुआ दिखेगा, ये मैक्सिमम वाटर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम नॉर्थ वाले इलाके में देखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे, तो वेरिएशन ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि लैंड फिर सी, फिर लैंड फिर सी, इस तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं एरियाज में। कहीं पे लैंड का टुकड़ा आ जा रहा है, कहीं पे पानी का टुकड़ा आ जा रहा है, फिर कहीं पे लैंड का टुकड़ा आ जा रहा है, तो इसमें वेरिएशन ज्यादा रहेंगे। वहीं आप सदर्न हेमिस्फेयर में देखोगे तो इतना ज्यादा असर नहीं है, ज्यादातर पानी ही है, थोड़ा बहुत बीच में जमीन का टुकड़ा है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है, मैक्सिमम पानी है। तो जब सारे में पानी ही रहेगा तो पानी का टेम्परेचर तो मैक्सिमम सेम लैटिट्यूड पे सेम सा ही रहेगा। बट हमने देखा था कि जो लैंड होती है ना उसका नेचर पानी से थोड़ा अलग होता है। लैंड जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है, और पानी जो है वो स्लो गर्म होता है, स्लो ही ठंडा होता है। तो यहाँ पे मान लो क्या होगा कि जब गर्मी के मौसम में मान लो जो ये वाला एरिया है, इस लैटिट्यूड पे जो एरिया है वो जल्दी से गर्म हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ठीक है, सर्दियों के मौसम में जनवरी वाले टाइम में यहाँ का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस था। तो सेम इलाके में गर्मी के मौसम में क्या हुआ, जनवरी से जब हम जुलाई में गए तो जल्दी से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब जमीन तो जल्दी से 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गई, बट क्या आपको लगता है जो पानी है वो भी जल्दी से इतना ही गर्म हुआ होगा? नहीं, पानी में अभी भी टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा ठंडा होगा। मान लो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है सेम लैटिट्यूड पे। तो अब सेम लैटिट्यूड पे क्या दिख रहा है कि पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, पानी जो है वो अभी भी कंपैरेटिवली ठंडा है। यहाँ पे मान लो 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो आप नीचे जब जाओगे पानी वाले जगह में, जब आप नीचे इक्वेटर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे इस जगह पे आके कहीं आपको 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा। जबकि जमीन पे तो ऊपर वाले लैटिट्यूड पे ही, मतलब कि ये जो पोलर इलाके हैं उनके आसपास ही आपको, मतलब ये मान लो 66.5 डिग्री वाला इलाका है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल वाला इलाका है, तो यहाँ पे तो आपको आर्कटिक सर्कल वाले इलाके पे ही गर्म मौसम दिख रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। और वहीं आप पानी वाले उसमें जाओगे तो पानी वाले में थोड़ा सा नीचे आके, किससे 66 डिग्री से थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे मान लो कहीं 45 डिग्री लेटीट्यूड है, इस लेटीट्यूड पे आप आके आपको 10 डिग्री का टेम्परेचर दिख रहा है। तो होता क्या है कि जब आप लैंड से पानी की तरफ मूव करते हो तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। टेम्परेचर क्योंकि बहुत जल्दी से गर्म या ठंडा हो जाता है लैंड के ऊपर, और जो एयर है, जो पानी के ऊपर की एयर है, वो बहुत स्लो स्लो गर्म या ठंडी होती है। तो अगर आप देखोगे जो ठंडी वाला मौसम है, जो जनवरी वाला मंथ है, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखेगी। इसमें देखो यहाँ पे जो
ये ऊपर का लेटीट्यूड है, यहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। वहीं जब आप पानी वाले तरफ जाओगे तो ये टेम्परेचर आपको सेम 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफी ऊपर जाके मिलेगा। ठीक है, ये जो -12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये देखो जमीन क्योंकि जल्दी से ठंडी हो जाती है तो इवन लोअर लेटीट्यूड्स पे भी कम टेम्परेचर दिख रहा है। जो लोअर लेटीट्यूड्स है यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कुछ, मतलब यहाँ का जो लेटीट्यूड है वो कुछ 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, तो 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और ऊपर लगभग 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, तो सेम टेम्परेचर आपको कितना नीचे आके मिल रहा है, या इसे चलो 50 डिग्री लेटीट्यूड मान लो, -12.5 डिग्री सेल्सियस वाला एरिया जो है वो 50 लेटीट्यूड है, 50 डिग्री लेटीट्यूड है। तो -12 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो आपको नीचे आके मिल रहा है। ठीक है, वो कहां पे मिल रहा है, नीचे आके मिल रहा है, जमीन के ऊपर। और जब आप पानी को देखोगे, पानी के ऊपर सेम -12 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो कितने ऊपर वाले लेटीट्यूड में दिख रहा है, वो लगभग यहाँ पे पोल वाले इलाके में आपको -12.5 डिग्री वाला टेम्परेचर मिल रहा है। तो मतलब कि सेम मंथ है बट डिफरेंस किसका है, सिर्फ और सिर्फ जमीन और पानी का, क्योंकि जमीन बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है तो यहाँ पे जमीन का टेम्परेचर जो है वो जल्दी से -12.5 डिग्री सेल्सियस हो गया इस लेटीट्यूड पे। वहीं सेम लेटीट्यूड पे देखोगे इधर पे ये जो पानी वाला इलाका है, यहाँ पे टेम्परेचर अभी गर्म ही होगा। मान लो यहाँ पे अभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो -12.5 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस को कंपेयर करोगे तो 0 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म है ना। तो सेम लेटीट्यूड पे आपको क्या दिख रहा है, पानी अभी गर्म है और जमीन जो है वो जल्दी से ठंडी हो चुकी है। सेम लेटीट्यूड पे आपको क्या दिख रहा है कि पानी जो है वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, बट इस सेम लेटीट्यूड पे आपको जो लैंड है वो क्या देखने मिल रही है, उसका टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, -12.5 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। और पानी वाले इलाके में जाके आपको ऊपर कहीं ये -12.5 डिग्री का टेम्परेचर दिखेगा। फिर जब जमीन पे आओगे तो जमीन पे फिर से नीचे ही आपको ये -12.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो सर्दी वाले मौसम में ये जो इन्वर्जन है, ये जो मूवमेंट है आइसोथर्म की, वो बहुत ज्यादा है कि जब सर्दी वाले मौसम में आप पानी में आओगे तो जो आइसोथर्म है वो नॉर्थवर्ड मूव करेगा और जो लैंड वाला इलाका है, जो कॉन्टिनेंट वाला इलाका है, उसमें आइसोथर्म की मूवमेंट जो है वो साउथवर्ड होगी। आप इसमें देखो कि जो लैंड है उस पे आइसोथर्म का कर्व नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ बेंड कर रहा है, और सेम आइसोथर्म का 12.5 डिग्री -12.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो जो पानी वाला इलाका है उसमें कर्व ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो, मतलब ये जो आइसोथर्म है वो मूव करते हैं, या बेसिकली अलग अलग जगह पे आपको इस तरीके से सेम टेम्परेचर दिखेगा। ये जो आइसोथर्म है ये क्या बता रहा है कि इधर पे ये जिन भी जगहों से गुजर रहा है इन सभी जगहों पे -12.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो जमीन में तो इतनी नीचे आके है पर पानी में इतनी पीछे जाके है, पोलर वाले इलाकों में सेम टेम्परेचर नजर आएगा। और भले ही सर्दी का मौसम है, जनवरी का मौसम है, बट अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में देखोगे, क्योंकि जमीन और पानी बदले नहीं है, मतलब कि यहाँ पे बदल नहीं रहा, ऑलमोस्ट पानी पानी मिल रहा है, आइसोथर्म को अपना जो जगह है वो बदलनी नहीं पड़ रही, यहाँ पे मेनली वाटर ही वाटर है, तो आपको ये थोड़ा पैरेलल सा नजर आएगा। कोई इस तरीके से ऊपर नीचे आइसोथर्म नहीं बनेगा, यहाँ पे मेनली पैरेलल सा आइसोथर्म जो है वो नजर आएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस वाला, 0 डिग्री सेल्सियस वाला ये जो आइसोथर्म्स है ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं इनके लैटिट्यूड से। ठीक है, तो जुलाई वाले में भी हमने देख लिया, जुलाई वाले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, जुलाई वाले में जो टेम्परेचर्स हैं वो इतने ज्यादा बदलते नहीं है जमीन और पानी में, तो ये थोड़ा सा पैरेलल ही बना रहता है। मेनली सर्दी वाले टाइम में ये आइसोथर्म में मूवमेंट ज्यादा दिखती है, क्योंकि जमीन और पानी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, सेम प्लेस पे जमीन और पानी के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। इसकी वजह से जो आइसोथर्म बनते हैं सर्दी वाले मौसम में वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ बनते हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे बनते हैं। एंड गर्मी वाले मौसम में ये फिर भी अपने लैटिट्यूड से थोड़ा सा पैरेलल रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं। जैसे आप ये 10 डिग्री सेल्सियस का देखोगे यहाँ पे अपने लैटिट्यूड के पास है, ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला देखोगे तो ये भी अपने लैटिट्यूड से थोड़ा सा पैरेलल सा ही है, मतलब लैटिट्यूड के आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। और यहाँ पे एक और मैप दिया हुआ है जो कि क्या दिखा रहा है कि जुलाई एंड जनवरी के टेम्परेचर्स के बीच में जो रेंज है उसको दिखा रहा है। रेंज मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो सबसे ज्यादा रेंज आपको कहाँ देखने मिलेगी कि ये जो हमारा
यूरेशियन एरिया है, नॉर्थ ईस्ट यूरेशियन जो रीजन है, या फिर आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट एशियन रीजन है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रेंज दिखेगी 60 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब यहाँ पे सर्दी और गर्मी के जो टेम्परेचर है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मान लो गर्मी का टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है और सर्दी का टेम्परेचर यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसकी रेंज निकालोगे तो क्या होगा, हाईएस्ट मतलब कि सबसे गर्म टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस माइनस सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -40, तो टोटल क्या हुआ, 20 + 40 = 60 डिग्री का यहाँ पे रेंज बन रही है। तो इस तरीके से सबसे हाईएस्ट रेंज मतलब सर्दी और गर्मी, जनवरी एंड जुलाई के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों मंथ के टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो हाईएस्ट इस एरिया में देखने मिलेगा। वहीं अगर आप इस इक्वेटर वाले रीजन में देखोगे तो यहाँ पे ये 15 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ वाला ये जो एरिया है पूरा, इसमें जो रेंज है वो बहुत कम है, सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज है। मतलब यहाँ पे जुलाई एंड जनवरी के जो टेम्परेचर है उसके बीच में डिफरेंस सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस का है। तो सबसे लोएस्ट रेंज आपको इस इलाके की देखने मिलेगी। तो यहाँ पे सर्दी और गर्मी वाले मौसम में टेम्परेचर ज्यादा बदलता नहीं, ऑलमोस्ट सेम साइड टेम्परेचर रहता है। आप देखोगे कि ये वाली जो रेंज है ये हमारे इंडिया के मतलब सदर्न टिप से भी होते हुए गुजर रही है। और हमने देखा है कि हमारे इंडिया में जो सदर्न इलाके हैं, जो साउथ की स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु कर्नाटका, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सर्दी और गर्मी में लगभग सेम सा ही रहता है। यहाँ पे सर्दियों में भी लोग ज्यादा स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, गर्मी जैसा ही मौसम रहता है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है, क्यों जुलाई और जनवरी वाले टेम्परेचर के बीच में इतना ज्यादा गैप है, इतनी हाई रेंज क्यों है? क्योंकि ये वाला जो एरिया है इस पे प्रॉपर कॉन्टिनेंटल का जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है वो ऐसा है जो कि कॉन्टिनेंटलिटी जो है वो फेस कर रहा है। इस वाले इलाके पे ओशियंस का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो नहीं पड़ रहा। यहाँ पे जो ओशियंस का मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो नहीं पड़ रहा। मेनली यहाँ पे पूरा जो इलाका है वो लैंड वाला है, क्योंकि लैंड मतलब आप कह सकते हो ये थोड़ा सा दूर है ओशन से हालांकि। तो इस वजह से यहाँ पे जो ओशन का मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है, जो ओशन बैलेंस कर देता है टेम्परेचर को, वो नहीं देखने मिल रहा। और सर्दी और गर्मी के बीच में, इवन दिन और रात के बीच में भी जो टेम्परेचर है वो इस इलाके में बहुत ज्यादा हाई रेंज वाला रहता है, कि हाई एंड लोएस्ट टेम्परेचर के बीच में गैप बहुत ज्यादा रहता है। हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो अभी तक हमने नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में पढ़ा था। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। हमने पढ़ा था कि हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस से गिरावट आएगी। अब होता क्या है कि जब इस चीज का इन्वर्स हो जाए, मतलब जब हाइट के बढ़ने के साथ, ऑल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज ना होकर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए मेन कुछ सिचुएशन की जरूरत है, कुछ कंडीशंस की जरूरत है। तो जब लॉन्ग विंटर नाइट्स होंगी, क्लियर स्काइज होगा एंड स्टिल एयर होगी, तब टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। मतलब कि जब ठंडियों वाली रातें होंगी, मतलब ठंडियों की जब लंबी रातें रहती हैं, तो उस टाइम पे इसके साथ साथ क्लियर स्काई चाहिए और एयर स्टिल चाहिए, मतलब एयर में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, शांत एयर चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन होंगी तो जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है वो अच्छे से हो पाएगा। और ये जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है वो नॉर्मली कम टाइम के लिए रहता है, कुछ ही घंटों तक रहता है, उसके बाद वापस से नॉर्मल लैप्स रेट वापस आ जाता है। तो लॉन्ग विंटर नाइट किस तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन में कंट्रीब्यूट करती हैं? तो होता क्या है कि जो दिन भर अर्थ गर्म हुई होती है, दिन भर अर्थ ने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की होती है, अब वो उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करती है। तो जितनी लंबी रातें होंगी उतना ज्यादा इजीली, उतनी ज्यादा मात्रा में जो अर्थ है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को रिलीज कर पाएगी, और जितनी ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एमिट होंगी उतनी ज्यादा अर्थ ठंडी होगी। तो होता क्या है कि सुबह आते आते अर्थ जो है अपने में से सारी रेडिएशन निकाल चुकी होती है, और अब अर्थ जो है वो, अर्थ का सरफेस अपने अबव वाली एयर से, अपने जस्ट ऊपर वाली एयर के मुकाबले काफी ठंडा हो जाता है। तो एयर का सरफेस जो है वो कोल्ड है, और एयर के ऊपर जो एयर है वो थोड़ी सी वार्म है। तो यहाँ पे अब टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया कि नीचे जो है वो ठंडी एयर है और ऊपर थोड़ा वार्म एयर है। तो जैसे हाइट बढ़ी तब टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। क्लियर स्काईज किस लिए चाहिए? क्योंकि क्लियर स्काई मतलब देखो, जो बादल है ना वो क्या करते हैं, बादल टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को वापस अर्थ की तरफ लौटा देते हैं।
तो जब बादल होंगे ना तो अर्थ पूरे तरीके से ठंडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बादलों से टकराकर अर्थ की जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो वापस धरती की ही तरफ लौट जाएगी। तो क्लियर स्काई इसलिए चाहिए ताकि जो भी रेडिएशन है अर्थ से, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रही है वो पूरे तरीके से मतलब मैक्सिमम स्पेस में जाए और बादलों से टकराकर कोई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस ना आए। तो जितनी ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्पेस में जाएगी उतनी ज्यादा अर्थ इस तरीके से ठंडी होगी। तो क्लियर स्काई की जरूरत है। स्टिल एयर की इसलिए जरूरत है कि अगर हवा चलती रहेगी ना तो वो वार्म एयर एंड कोल्ड एयर का लेयर अच्छे से नहीं बनने देगी, वो हवा को मिक्स कर देगी और टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कंडीशंस प्रॉपरली नहीं बन पाएंगी। अब देखो, नॉर्मली तो मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो कुछ घंटों के लिए ही होता है, बट अगर पोलर एरियाज की बात करें तो पोलर एरियाज पे टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर रहता है, साल भर वहां पे जो इन्वर्जन है वो देखने मिलता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पोलर वाले रीजन्स वो हैं जहाँ पे बर्फ है, वो पूरे आइस कैप्ड एरिया है, स्नो कवर्ड एरिया है। तो वहां पे क्या होता है कि जो इंसोलेशन आती है वो बर्फ से टकराकर इंसोलेशन वापस चली जाती है। कि जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो इस अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, भले ही दिन का टाइम है, मतलब जब सूरज निकल रहा होता है तो दिन का ही टाइम होगा, तो जो इंसोलेशन आती है वो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि बर्फ से टकराकर, आइस कैप से टकराकर वापस चली जाती है। तो इसकी वजह से जो पोलर इलाके हैं उनमें अर्थ का सरफेस कभी गर्म नहीं होता अच्छे से, जिसकी वजह से सरफेस का टेम्परेचर ठंडा रहता है और सरफेस के ऊपर वाली एयर जो है वो थोड़ी सी गर्म रहती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पोलर वाले इलाके में आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने मिलेगा। अब इस टेम्परेचर वाले मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या होता है कि जो सर्दी वाला टाइम होता है उसमें आपको फॉग देखने मिलेगा, क्योंकि जब रात भर सारी रेडिएशन बाहर निकल चुकी है और सुबह का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो अर्थ है उसका सरफेस, तो ये जो सरफेस है वो ठंडा हो गया और इस सरफेस के ऊपर वाली जो एयर है वो गर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस के पास ना, अर्थ के सरफेस के पास पूरे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे। ये जो ऊपर का गर्म लेयर है, इसने एक रोक बना के रखी है, एक प्रोटेक्शन बना के रखी है कि जिससे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ऊपर नहीं जा रहे। और यहाँ पे हवा भी नहीं चल रही, तो सारा पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल सब इधर पे एक्यूमुलेट हो रहा है अर्थ के सरफेस के पास। तो जो भी इस वार्म लेयर में जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो क्या करेगा, वो इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस होने लगेगा। तो पूरा बादल वाला मौसम यहाँ पे बन जाएगा, मतलब धरती के ऊपर क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पानी जो है वो कंडेंस हो गया और फॉग जो है वो बनेगी। तो इसीलिए सर्दियों में क्या होता है, सुबह सुबह फॉग दिखती है। और ये फॉग कब तक रहेगी, ये टेम्परेचर इन्वर्जन कब तक रहेगा, जब तक कि सूरज के वजह से फिर से अर्थ गर्म ना होने लगे। मतलब जब थोड़ी सी मतलब सूरज की किरणें पड़ेंगी धरती के ऊपर, जब सूरज अच्छे से निकलेगा तो सूरज क्या करेगा, अब ये फिर से धरती के ऊपर इंसुलेशन डालने लगेगा और धरती गर्म होने लगेगी। और जब अर्थ का सरफेस गर्म होने लगेगा तो सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। अर्थ का सरफेस जो है वो कंपेरेटिवली गर्म हो जाएगा और अर्थ के ऊपर का जो सरफेस है वो कंपेरेटिवली ठंडा हो जाएगा। तो सूरज निकलने के बाद क्या होगा कि जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म होगा और ऊपर का लेयर ठंडा होगा। तो ये फिर से नॉर्मल लैप्स रेट आ गया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। अभी जो इन्वर्जन है ये हिल वाले इलाके में भी होता है। तो जो पहाड़ होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो पहाड़ों के ऊपर ठंडी एयर होती है, जैसे ये पहाड़ है तो ये पहाड़ के ऊपर जो ठंडी एयर होगी ये बह के नीचे आ जाती है, ये पानी की तरह बह के नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो पूरा ठंडी एयर का मास होता है ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगा और नीचे आके क्या होगा कि जो वैली वाले एरियाज हैं वहां पे कोल्ड एयर मास जमा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जो हिली एरियाज है उनमें क्या होता है कि अगर ये माउंटेन है तो ऊपर क्या होगा कि कोल्ड एयर मास क्रिएट होगा, क्योंकि अभी नॉर्मल लैप्स रेट है तो जितनी ऊपर हाइट होगी उतना टेम्परेचर ठंडा होगा, यहाँ पे एयर मास कोल्ड है। बट होगा क्या कि ये जो कोल्ड एयर मास है ना, अब ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, तो ये पानी की तरह बहने लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे हवा जो है वो पानी की तरह बह रही है, होगी ये हवा ही। तो नीचे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण ये जो एयर मास है, ठंडे एयर मास है, ये नीचे आने लगेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे जो वार्म एयर मास रहेगा नीचे, यहाँ पे जो वार्म एयर मास रहेगा वो ऊपर उठ जाएगा और इस वार्म एयर मास के नीचे कोल्ड एयर मास आ जाएगा। तो इस तरीके से हिली एरियाज में, माउंटेन्स में भी क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन देखने मिलता है। और इसकी वजह से जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जो प्लांट्स हैं, वो फ्रॉस्ट बाइट से बचते हैं,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लांट वगैरह अगर होगा तो यहाँ पे ये जो एयर, ठंडी एयर आई है, इसका टेम्परेचर अभी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं हुआ है। और ये जो ऊपर वार्म लेयर है, ये इस एयर को और ज्यादा ठंडा नहीं होने देगा। इस वार्म लेयर के नीचे जो कोल्ड लेयर है वो और ज्यादा ठंडा नहीं होगा, तो इस कोल्ड लेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं बनेगी, जो ओस की बूंदे हैं वो बर्फ में नहीं तब्दील होंगी, जिससे कि जो फसलें हैं वो सेफ रहेंगी, जो पेड़ पौधे हैं वो सेफ रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो क्रॉप्स को फ्रॉस्ट बाइट से भी बचाता है। और ये जो एयर इस तरीके से नीचे आ रही है, जो कोल्ड एयर मास नीचे आ रहा है, इसको हम कहते हैं एयर ड्रेनेज। तो इस तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.